राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव की चर्चा और सरगर्मियां चारों तरफ सुनाई दे रही हैं। सियासतदानों की नजर दिल्ली पर टिकी हुई है और ऐसे में सियासी दल चुनावी प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। गांव की गलियों से लेकर के शहर की सड़कों तक चुनावी शोर है और पार्टी प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचकर खुद के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा लेकर के आया है अपना ये खास कार्यक्रम चलो दिल्ली। तो चलो दिल्ली के जरिए हम बात करते हैं पार्टी के प्रत्याशियों से और ये जानते हैं चुनाव को लेकर आखिर उनका क्या कहना है। तो चलो दिल्ली में आज बात करेंगे फरीदाबाद लोकसभा सीट की। बीजेपी ने फरीदाबाद सीट से एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव को लेकर के कृष्णपाल गुर्जर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आखिर फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल क्या है, देखिए हमारी इस खास पेशकश चलो दिल्ली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चलो दिल्ली। और इसी कड़ी में आज हम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार चुनावी मैदान में है। बड़ा सवाल ये है कि यहां की जनता तीसरी बार उन्हें दिल्ली भेजेगी या नहीं भेजेगी, और भेजेगी तो कितने मतों से भेजेगी, ये सब जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे। 24 लाख से ज्यादा मतदाता यहाँ है। जाट, गुर्जर के अलावा ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, ये जो मेजॉरिटी में ये वोटर हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इनमें से कितनी वोटों का समर्थन हासिल कर पाते हैं कृष्णपाल गुर्जर। बने रहिए हमारे साथ, हमारी खास पेशकश चलो दिल्ली में। बीजेपी प्रभारी जो कि मंच का संचालन कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं मंच को संभालते हुए, क्योंकि हमारे बीच में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी क्षेत्र की आन बान शान और परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े ही लाडले परम आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तो उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल, चौधरी कृष्णपाल, ऊपर आने दो। आमीपुर फरीदाबाद, चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए मंच पर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपके बीच में आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी। हमारे बीच में हमारे लाडले, हम सबके चहेते प्रत्याशी माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी आ चुके हैं।
करूंगा और सभी साथी आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का यहाँ आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, आप हमारी खास पेशकश चलो दिल्ली देख रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर लगातार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में अपनी यहाँ की जनता से वोट मांग रहे हैं। बड़ौली गांव में हम आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग उन्हें सुनने आए हैं, देखने आए हैं और वो यहाँ किस तरह से अपने जो लोग हैं लोकसभा क्षेत्र के उनसे मिल रहे हैं। और अब देखना ये होगा स्वागत करेंगे कि वो यहाँ जो वोट मांगते हैं से भी अनुरोध वो कौन से वादों को लेकर मांगते हैं, सतपाल मोदी जी के चेहरे को लेकर मांगते हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर मांगते हैं, या फिर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके सामने युवा मोर्चा के जिला उसको लेकर मुद्दा बनाते हैं। ये सारी चीजें अब दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ अपने इस जनसभा में वो लोगों को संबोधित करते हुए बोलेंगे। आज से 10 साल पहले आपने मुझे यहां वोट डालकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा और देश की बागडोर आपने नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। मोदी जी की सरकार आने से पहले पूरे देश का क्या माहौल था? रोज लाखों करोड़ के घोटाले में मंत्री जेल जा रहे थे। सरकार निर्णय नहीं कर पा रही थी। प्रधानमंत्री मजबूर प्रधानमंत्री कहलाया। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को जमीन में मिला दिया और मिलती भी क्यों नहीं। जब माली ही बाग को उजाड़ने लगे और जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर दुनिया में भारत की शोहरत कैसे बढ़ी? बैंक एनपीए हो गए, सारे काम देश के रुक गए। सिर्फ दिल्ली में सत्ता पाओ और लूट के जाओ, ये माहौल पूरे देश में। ऐसे समय देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया, देश के लोगों को उम्मीद बंधी कि अब कुछ देश का ठीक हो सकता है। लोगों ने उस उम्मीद पर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दी और पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी। उस समय भी इन्होंने कहा, कांग्रेस के मित्रों ने, कि चाय बेचने वाला एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये ठीक भी है। कांग्रेस में बनने की बात छोड़ो, गरीब का बेटा सोच भी नहीं सकता प्रधानमंत्री बनने। वहां तो एक खानदान के लोग या उनके रहमो करम पर पलने वाले लोग ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सोच सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और हरियाणा में साइकिल पर फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाला मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन सकता है। और इन 10 सालों में जो भी हुआ है वो सब आपके सामने है। देश में हर काम दुगनी रफ्तार से हुआ है। चाहे हाईवे हो, गांवों की सड़कें हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, रेलवे वंदे भारत जैसी ट्रेन हो, रेलवे का दोहरीकरण हो, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज जैसे। आपको पता है जब अटल जी आए थे तब इस देश में एक ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज होता था, एम्स हॉस्पिटल होता था। और जब वे 2004 में गए तो उस समय 6 ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज थे। मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूं। और कांग्रेस 2005 से लेकर 2014 तक रही, एक एम्स नहीं बनाया पूरे देश में। आज 2014 से 2024 10 साल में आज एम्स बढ़कर 27 हो गए हैं। 27
21 एम्स बना दिए मोदी जी ने इस 10 साल में, जो कांग्रेस एक नहीं बना पाई 10 साल। ऐसी IIT, ट्रिपल IT, IIM, ये सब डबल हुए। मेट्रो 5 शहरों में चलती थी, आज मेट्रो 23 शहरों में चलती है। ये मोबाइल, दुनिया के देशों से हम 8 लाख करोड़ का आयात करते थे, आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश हो गया मोबाइल बनाने वाला। अब दुनिया के देशों को भेज, पहले दुनिया के देशों से हम रक्षा का सामान खरीदते थे, आज भारत रक्षा का सामान दूसरे देशों को बेचता है। अभी देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल अभी फिलिस्तीन को भेजी। आज धरती से लेकर चंद्रयान तक सब में भारत आगे बढ़ा है। और जो दुनिया का भारत का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जब देश का प्रधानमंत्री हुआ, दुनिया में भारत 11वें नंबर पर आर्थिक ताकत था, और जब छोड़ के गया तब भी 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था, एक भी ऊपर नहीं हुआ। और जिसको ये चाय बेचने वाला कहते थे, उस चाय बेचने वाले ने भारत को 11वें नंबर से बढ़ाकर दुनिया में 5वें नंबर की ताकत बना दिया, तभी ये विकास होगा। और मोदी की तीसरे टर्म की ये गारंटी है कि अगले कार्यकाल में मैं भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाऊंगा। अमेरिका, चाइना और भारत, यानी जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देगा भारत अगले 3 साल में। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मोदी के लिए देश पहले है, वो जो कुछ करता है देश के लिए करता है। इन्होंने उसको चाय वाला कहा। जब 2019 का चुनाव आया तो मोदी जी लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे, इसलिए लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। और मोदी जी को फिर उन्होंने कहा ये चौकीदार चोर है। जिस चौकीदार ने भारत के खजाने पर किसी को तकने भी नहीं दिया, और जिस खजाने को तुम 12 लाख करोड़ को लूट के ले गए, मोदी के राज में एक भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ। लोगों ने इन्होंने चौकीदार चोर कहा, और इन्होंने ईमानदार चौकीदार को दोबारा पहले से ज्यादा सीटें देकर देश का प्रधानमंत्री फिर बना दिया। इतना बड़ा परिवार किसी का है क्या? लेकिन 10 साल से गरीब का बेटा प्रधानमंत्री, इनको आज भी गले नहीं उतरा है। धारा 370 हटाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी। कल्पना करो 550 साल से राम कहां थे? कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो आज 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर भी बना और रामलला विराजमान है। और उस मंदिर को रोकने के लिए कांग्रेस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने कितने वकील खड़े करे, अड़ंगा डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी राम मंदिर ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया कि रामलला जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, आप सब आइए। राम तो सबके हैं, सबको आना चाहिए। लेकिन इन्होंने कुछ वोटों के लालच में, जिनको ये अपना वोट समझते हैं, इन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। याद रखना, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। ऐसे चाहे वो नेशनल मुद्दे हो, अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात हो, लोकल मुद्दे हो, मैंने देखा सर आपने सभी यहाँ के, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हो, राष्ट्रीय मुद्दे हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो छवि है उसकी भी बात की। लेकिन जिस तरह से बातों में आया कि आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के भांजे हैं उन्होंने रहते हुए जब उन्हें मौका मिला उन्हें कुछ नहीं मिला, किस तरह की चुनौती देख रहे हैं आप उनको? देखिए मैं कह रहा हूँ ना मोदी जी के सामने कोई चुनौती है और ना फरीदाबाद में कोई चुनौती है। वो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार जमानत भी नहीं बचेगी विरोधियों की। बहुत आश्वस्त है अपनी जीत को लेके कृष्णपाल जी,
लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, ये उनका दावा है। क्योंकि जो सामने चाहे वो प्रधानमंत्री पद को लेकर हो, चाहे वो यहाँ विकास को लेकर हो, ये सारी बातें लगातार कृष्णपाल जी अपनी सभाओं में कह रहे हैं। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। जी हाँ, हमारी खास पेशकश चलो दिल्ली देख रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद से 2 बार सांसद रहे और अब तीसरी बार चुनावी मैदान में। लगातार आपने देखा कि किस तरह से पब्लिक के बीच, यहाँ के लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने लिए और ख़ासकर बीजेपी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। सर, एक और बात मैंने देखा कि आपके भाषण में लोगों को लोकल से लेके सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो है, जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप सभी बात तो करते हो, महंगाई की बात नहीं करते। देखिए, ये देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब कांग्रेस का शासन था महंगाई 2 अंकों में थी। आज महंगाई सिंगल डिजिट में है, 5.5, 5.6 के आसपास है। तो लोगों ने इनके आज कहीं ये नारा लगता है जब ये सत्ता में रहे, महंगी चीनी, महंगा तेल, ये देखो कांग्रेस का खेल। आज इस तरह कोई कह रहा है महंगाई के बारे में, कोई जुलूस, कोई बरधरना, कोई प्रदर्शन। आज महंगाई को भी कंट्रोल में रखा हुआ है, अपराध को भी, क्राइम को भी कंट्रोल में रखा हुआ है। इसलिए आज दुनिया में सबसे सस्ती थाली हिंदुस्तान में मिलती है। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं? महंगाई मुद्दा है। महंगाई मोदी जी के राज में देखिए, अटल जी के राज में 2 अंकों तो गई नहीं है। और ये छाछ तो बोले बोले छल नहीं बोले, जिसके राज में महंगाई 2 अंकों को 12%, 13% महंगाई की दर थी। आज 5%, 6% के आसपास महंगाई की दर है। सूचांक मूल्य ये है। तो महंगाई कहाँ है? महंगाई को मोदी सरकार ने कंट्रोल में रखा है। एक और बात, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये राम मंदिर का बनना, ये सारी चीज़ें हैं, और बीजेपी जो नौजवानों का जो विषय है, उनके रोज़गार का विषय है, वो भी उनके ना तो एजेंडे में है और ना ही उन्होंने पिछले 10 साल में कुछ किया। देखिए, ये गुमराह करते हैं, ये फ्रस्ट्रेट लोग हैं, इनको कोई पॉजिटिव काम इनको याद नहीं था। देखिए, इतने काम हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना, अंधे को दिखा नहीं सकते और बहरे को सुना नहीं सकते। लेकिन जिनके आँख हैं और जिनके कान हैं, उन सबको दिख भी रहा है और सुन भी रहा है। आज मालूम है, मुद्रा योजना के द्वारा आज 8 करोड़ नौजवानों को लाखों करोड़ रुपए उनको बगैर गारंटी के सब रोजगार के लिए पैसा दिया गया है बैंकों से। आज इतने लोगों ने रोजगार मांगने वाला रोजगार देने वाला मोदी जी ने बनाया है। आज 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप होते थे हिंदुस्तान में, आज 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए हैं 10 सालों में, 10 गुना। और 10 करोड़ महिलाएं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलकर सब रोजगार के लिए अपना काम कर रही हैं। और उनको 8 लाख करोड़ रुपया उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अपना काम करने के लिए भारत सरकार ने बैंकों से दिलवाया है सस्ते दर पर। तो आज 10 करोड़ महिलाएं वो अपना काम करने लगी हैं और औरों को रोजगार देने लगी हैं। तो ये इनको, लेकिन अंधे को दिख नहीं सकता और बहरे को सुन नहीं सकता। अभी सर बात हो रही थी, अभय चौटाला जी से बात हो रही थी, हुड्डा साहब से बात हो रही थी। उनका कहना ये है कि ये केवल जो मोदी के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, प्रदेश में कुछ हुआ नहीं, और ये जो मोदी की गारंटी है और इस बार देखिएगा फेल हो जाएगी। देखिए, ये भूल में है, इन्होंने पिछली बार भी देख लिया और इस बार भी। ये हरियाणा की बात करते हैं, मैं हरियाणा की बता दूं। ये कहते हैं, वो कहते हैं ना, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। आज इनको पेंशन भी याद आ रही है, किसान भी याद आ रहे हैं, लेकिन इनको आज कर्मचारी भी याद आ रहे हैं। लेकिन जब ये 10 साल सत्ता में थे कांग्रेस हरियाणा,
इन्होंने पेंशन को 300 रुपये से 1000 किया था। मनोहर जी की सरकार ने 1000 से 2000 कर दिया। हमने 2000 बढ़ाई है 10 साल में। इन्होंने 700 रुपये बढ़ाई। ये चौकीदारों को वेतन जब ये आए तो 1000 मिलता था, जब ये गए 1500 मिलता, जब ये गए 3500 मिलता। 2000 बढ़ाई। आज 12,500 रुपये मिलता है। हमने 7,500 रुपये बढ़ाई, 7,500-8,000 रुपये बढ़ाई। मतलब तो ऐसे ही ये हाईवे हरियाणा में कितने लेके आई? 550 किलोमीटर। हमारी सरकार हाईवे लेके आई 2500 किलोमीटर। इन्होंने 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन रिश्वत और सिफारिश के आधार पर। मनोहर जी अब तक 1,10,000 सरकारी रोजगार नौजवानों को बगैर क्या नाम है सिफारिश के और बगैर रिश्वत के काबिलियत के आधार पर दे चुके हैं। ऐसा व्यवस्था परिवर्तन लोग देख रहे हैं। आज हरियाणा की सड़कें देखो। इनके ज़माने में बिजली जब तक ये 2014 तक रहे, सिर्फ 650 गाँव में 24 घंटे बिजली आती थी 6500 में से। आज 6500 गाँव में से 5800 गाँव में 24 घंटे बिजली आती है। घर घर में नल से जल दे दिया गया है। महिलाओं को गैस सिलेंडर शौचालय दिए हैं। और इन सब चीज़ में आज एक्सपोर्ट, इनके ज़माने में हरियाणा से एक्सपोर्ट होता था 68,000 करोड़ का। आज एक्सपोर्ट होता है 2,68,000 करोड़ का। जो पर कैपिटल इनकम थी कांग्रेस के राज में हरियाणा में 1,37,000 थी, आज 2,96,000 हो गई है। हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ा है, लेकिन इनको दिखता नहीं। इन्होंने किसानों की ज़मीनों को कौड़ियों के बाद लूटा, और हमने किसानों को उनकी ज़मीन का अगर ज़रूरत थी तो मिल बैठकर सौदा किया, भरा तो लिया, लेकिन हमने ऐसे धक्के से लूटा नहीं उनकी। किसानों की फसल का मुआवजा इन्होंने 10 साल में 1,1100 करोड़ रुपये दिया। हमारी सरकार ने 10 साल में 12,000 करोड़ से अधिक किसानों की फसल खराबी का दिया। हर क्षेत्र में इनसे आगे किया हमने हरियाणा के लिए। इसलिए हरियाणा अब इनकी बातों में आने वाला नहीं है। इन्होंने सिर्फ धोखा दिया था हरियाणा वासियों को, काम नहीं किया था। इन्होंने नौजवानों के साथ भी नाइंसाफ़ी की, इन्होंने किसानों के साथ भी नाइंसाफ़ी की, इन्होंने मजदूरों के साथ भी नाइंसाफ़ी की, और इन्होंने व्यापारियों के साथ भी नाइंसाफ़ी की। इंसाफ इन कायनान का ढोंग है। जब सत्ता में आते हैं तो लोगों को धक्के मारते हैं, कुछ करते नहीं हैं। लेकिन आज चुनाव है तो किसान भी याद आ रहा है, युवा भी याद आ रहा है, व्यापारी भी याद आ रहा है। तो मैंने कहा ना जैसे पहले, रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। जी, रंज दिया पुतों ने तो खुदा याद आया। दरअसल जो कांग्रेस है वो केवल चुनावी मुद्दों की बात कर रही है चुनाव आते हुए, लेकिन मोदी सरकार ने और बीजेपी सरकार ने प्रदेश में करके दिखाया है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। लगातार चलो दिल्ली में देख रहे हैं आप कृष्णपाल गुर्जर किस तरह से अपने फरीदाबाद लोकसभा में अलग अलग जाकर जनसभा कर रहे हैं और अपने लिए बीजेपी के लिए अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हमीरपुर सुडौला गांव है, ये तिगांव विधानसभा का गांव है। यहाँ आप देख सकते हैं इस जनसभा में महिलाएं काफी तादाद में हैं और लगातार अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर लोगों के बीच जाकर, चाहे वो मोदी सरकार की बात हो, चाहे वो हरियाणा सरकार की बात हो, और चाहे अपनी उपलब्धियों की बात हो, कि यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ की जमीन का मसला है, यहाँ की सड़कों का मसला है, वो सब उन्होंने, चाहे वो मुआवजे की बात हो, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने किया 10 साल में वो किसी और ने नहीं किया। इसके अलावा लगातार अपने भाषण में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप, उनको निशाने पर ले रहे हैं।
उनका कहना ये है कि वो बहुत पहले भी सरकार में रहे, कांग्रेस की लंबे समय सरकार रही, लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, फरीदाबाद के लोगों के लिए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो अब क्या करेंगे, ये लगातार मसला है। और उनकी दावेदारी का इस बार फिर तीसरी बार बनने का उनके लोगों से लगातार यही कहना है कि जो 10 साल में दिया है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं कृष्णपाल जी, इस तरह से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं कृष्णपाल जी। सर, एक और बात आ रही है लगातार, क्योंकि 10 साल आपकी सरकार को, आपको ये जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है उसे कितना हावी मानते हैं आप? देखिए, ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी पर चुनाव हो रहा है। 2014 का तो उम्मीद का चुनाव था, 2014 का उम्मीद का चुनाव था, 2019 का चुनाव विश्वास का था, और आज एक गारंटी का चुनाव है, मोदी की गारंटी का। हमने पूरी जिंदगी एंटी इनकम्बेंसी देखा है, लेकिन पहली बार दुनिया में हम ऐसा चुनाव देख रहे हैं 3 बार से जहां प्रो इनकम्बेंसी हो रहा है। सकारात्मक लोग वोट डाल रहे हैं, विकास के लिए वोट डाल रहे हैं, तो प्रो इनकम्बेंसी है, इसलिए मोदी जी तीसरी बार जीत रहे हैं। एक और बात, आप लगातार हमने देखा कि यहाँ लोगों में उत्साह था और आपने बहुत सारे काम आपने गिनाए भी जिन्हें लोग मानते भी हैं। अब 5 साल जो अगले यहाँ की जनता आपको देगी, क्या प्रायोरिटी, क्या प्राथमिकता है, क्या देंगे आप? देखिए, मैं इस इलाके को, जो कभी ये एशिया का नंबर 1 शहर होता था, लेकिन पुरानी सरकारों के कारनामों के कारण इसकी तुलना गुड़गांव नोएडा से नहीं, इसकी तुलना पानीपत सोनीपत से होने लगी। हम चाहते हैं कि अगले टर्म में फरीदाबाद की तुलना गुड़गांव और नोएडा के अनुसार हो। उसके लिए हम इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, इनके रोड्स को अच्छा बनाएंगे, नया मास्टर प्लान लाएंगे, आईटी कंपनियां, क्योंकि एयरपोर्ट चाहिए, अब एयरपोर्ट नज़दीक आ रहा है तो उसके पास आसपास आईटी कंपनियां लाएंगे। और इस फरीदाबाद का जो ढांचागत विकास, बहुत पुराने सेक्टर हो गई, सीवर लाइनें, चौक हैं, पानी की लाइनें, पानी की निकासी के लिए, उसके लिए भी हमने अपना जो अमृत है एफएमडी को 3400 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार दे रही है, और फरीदाबाद के पूरे सीवरेज सिस्टम को और ड्रेनेज सिस्टम को हम अगले टर्म में पूरा करेंगे। और फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी है वो हरियाणा की सबसे बेहतर कनेक्टिविटी होगी, ये मैं बता रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत लगातार कह रहे हैं कृष्णपाल जी कि इस बार अगर जीतते हैं तो फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा, ये उनकी प्राथमिकता है। हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।